अच्छा मासूम अक्सर आपने ये जो हमारा इंडो पाक में चल रहा है घरेलू सिस्टम उस पर अक्सर बात की है। अब जैसे हमें बताया गया है और हमें दीन भी ये सीख समझाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस चीज़ की तरफ हमें कहा है कि जो लड़का लड़की जिसकी शादी हो रही है वो एक नया खानदान चलाने वाला है। तो हमारे यहाँ भी जो सिस्टम है वो तो हमें उस तरफ नहीं लेके जाने देता। आपके ख्याल में जब एक लड़का लड़की शादी कर रहे हैं उस टाइम दोनों फैमिलीज को आपस में क्या चीज़ डिस्कस कर लेनी चाहिए, मियाँ बीवी को आपस में क्या डिस्कस कर लेना चाहिए? क्योंकि हमारे अक्सर मोस्टली ये होता है कि शर्मा शर्मी में लड़का लड़की आपस में बात नहीं करते और आगे जाकर भी चीज़ें खराब होती हैं। इस तरह जो माँ बाप हैं, लड़की के हों खा लड़के का हो, वो भी कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं करते। वो इन फ्यूचर या कमिंग फ्यूचर में वो चीज़ें आती हैं सामने, तो एक अच्छा खासा क्लैश बन जाता है। इसको कैसे हम लोग जो वो कवर कर सकते हैं, क्या इसमें हम लोग? देखिए, आपका सवाल बहुत लंबा है। इस सवाल के बहुत सारे रुख हैं, इस पे बड़ी लंबी बात हो सकती है। मैं आपको सिर्फ़ कुछ बुनियादी हवाले दे देता हूँ कि आप जिन-जिन एस्पेक्ट्स को टच कर रहे हैं, वो हैं क्या? पहली बात तो ये कि ये जो इंडो-पाक का सिस्टम है, इसको आप इस्लामी निज़ाम तो ना कहें। इंडिया में जब ब्रिटिश राज था, तो जिस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बना, उसी तरह से हिंदू जॉइंट फैमिली ऑर्डिनेंस भी आया था। कि जी, हिंदुओं के लिए एक स्पेशल लॉ था, उनका जॉइंट फैमिली ऑर्डिनेंस था क्योंकि उनका सिस्टम ही ऐसा है कि जॉइंट फैमिली में रहना है। जायदाद की ट्रांसफर होती थी तो बड़े बेटे के नाम सारा कुछ ट्रांसफर हो जाता था। वो बड़ा बेटा घर का कफील बन जाता था। उसके बाद वो सारा कुछ उसके कंट्रोल में होता था, सारे भाइयों की शादी हो जाती थी, वो सारे भाई इकट्ठे रहते थे। ये पूरा हिंदुआना कल्चर है, जो कि हमने मुसलमान तो हो गए लेकिन हमने उसको एक तरह से इनहेरिट कर लिया। तो ये जिस किस्म का जॉइंट फैमिली सिस्टम पाकिस्तान में पाया जाता है, इस जॉइंट फैमिली सिस्टम का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली तो ये बात समझ। अगर आप कुरान को उठा के देखें तो कुरान बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहता है कि अगर तुम्हारे माँ-बाप बूढ़े होकर तुम्हारे पास रहें तो उनके साथ शफ़क़त का रवैया रखो। कहीं पर भी वो ये नहीं कहता कि जब तुम्हारे माँ-बाप बूढ़े हो जाएँ और तुम उनके पास रहो। इसका मतलब है कि कुरान आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप अपना घर बनाएँ और आप अपने घर में अपने माँ-बाप को रखें अगर वो रहना चाहते हैं आपके घर में। एक बात नहीं है एक ही घर में रहना लेकिन आपका माँ-बाप के घर में रहना, ये माँ-बाप का आपके घर में रहना, इसमें बहुत फ़र्क है। कौन उस घर का निज़ाम चला रहा है? बिजली, पानी, फ़ोन, गैस, इंटरनेट के बिल कौन पे कर रहा है? कौन तय कर रहा है कि हमारे पास कितना पैसा है, हमने किस लाइफ़स्टाइल में रहना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कौन-सी गाड़ी रखनी है? उस घर का कंट्रोल किसके हाथ में है? अगर वो कंट्रोल वालिद साहब के हाथ में है और 3 बेटे साथ रह रहे हैं, तो वो बड़े दरख्त के नीचे छोटा दरख्त नहीं उग सकता, वो कभी भी अपना घर नहीं बना सकता। अपना घर मैं इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग नहीं कह रहा, अपना घर इन द फॉर्म ऑफ एक वैल्यू सिस्टम कह रहा हूँ कि ये मेरा घर है। इस्लाम जिस चीज़ को समझता है वो तो यही है कि जब बच्चे बड़े हो जाएँ तो आप उनको इंडिपेंडेंस देते हुए शादी करें। मसला ये नहीं है कि वो आपका घर छोड़कर अलहदा घर बनाएँ, वो आपके घर में रहें, मसला उस इंडिपेंडेंस का है। अगर आपने अपने घर के अंदर फ़र्ज़ करें आपकी 3 मंज़िला घर है और आपने तीनों फ्लोर ऐसे बनाए हैं कि हर फ्लोर एक इंडिपेंडेंट घर है और दूसरे फ्लोर वाला उस घर ज अब दूसरे फ्लोर पे जाता है, तो बेल बजा के अंदर जाता है। हर किसी का अपना किचन है, हर किसी का अपना सिस्टम है, वहाँ पर ख़वातीन बगैर पर्दे के फिर सकती हैं, वहाँ कोई नामहरम एंटर नहीं होगा, साला नहीं आएगा, देवर नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट सिस्टम। फिर आप चाहे अलहदा घरों में रहें, चाहे एक ही घर में अलहदा यूनिट्स में रहें, लेकिन मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट सिस्टम, जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का निज़ाम लागू कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर घर बनाने का और एक ही घर में कई भाइयों की शादियाँ हुई हैं और सारे इकट्ठे रह रहे हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पहले तो ये समझ लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप माँ-बाप के साथ ना रहें, माँ-बाप को अपने पास रखें। मैं अपने माँ-बाप को हमेशा कहता रहता हूँ, मेरे पास आ जाएँ, मेरे घर में रहें, आना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह। लेकिन मैं आपके घर में नहीं रहूँगा। एक तो ये बात वाज़ेह कर लें। उसके बाद आगे बात कि जनाब आप शादी करते हुए क्या देखना चाहिए? भाई अलमिया ये है कि लोग अपने आप को ही नहीं जानते होते। जब अपने आप को नहीं जानते होते तो ये कैसे जानेंगे कि जिसने उनके साथ चलना है वो कौन होगा? मैं लोगों को जो पहली तरग़ीब देता हूँ वो ये देता हूँ कि आप अपनी ज़ात को पहचानें। हुँ, आप अपने गूगल पे चले जाएँ, आपको मिल जाएगा, एक लिस्ट ही डाउनलोड कर लें, कोर ह्यूमन वैल्यूज़, आपको 100 डेढ़ 100 वैल्यूज़ की लिस्ट मिल जाएगी। चेक करें आपके लिए कौन-सी वैल्यू अहम है, लाइफ़ में आपके लिए क्या अहम है। खुद जानें आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, शादी से बहुत पहले ही फैसला हो जाना चाहिए। 18, 19, 20 साल के लड़के को ये बात पता होनी चाहिए
कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसकी ज़िंदगी में अहम क्या है, उसकी ज़िंदगी में गैर अहम क्या है। जब आपको ये पता होगा कि आपकी ज़िंदगी में अहम क्या है, तो फिर आप दूसरे से ये तवक्को भी रख सकते होंगे कि उससे भी पूछ लिया जाए कि ज़िंदगी में अहम क्या है। उसके बाद देखिए, शादी के टाइम पर रिलीजन जो पहली रिक्वायरमेंट आप पे रखता है, वो तो वही रखता है कि आप अपने मज़हब में शादी करें। औरत को तो इजाज़त ही नहीं दी कि दूसरे मज़हब में करें, मर्द को अगर इजाज़त दी भी, तो वो इस शर्त के ऊपर दी कि मुवाहिद औरत के साथ आपने शादी करनी है। अगर मुवाहिद औरत होगी और मुसलमान नहीं भी होगी, तो आप शादी कर लें। आपका वाम है, वो आपके घर में आएगी इंशाअल्लाह ताला, इंस्पायर होगी तो इस्लाम को कबूल कर लेगी। लेकिन औरत ने क्योंकि कवाम के तौर पर नहीं रहना, तो उसको तो इजाज़त भी नहीं दी कि वो गैर मुस्लिम से शादी करे। लेकिन इसके ऊपर मज़हब खत्म नहीं हो जाता। मज़हब इसके बाद आपको इस बात की तरगीब देता है कि फर्दर आपने रिश्ते में क्या देखना है। मसलन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि लोग 3 बुनियाद पे शादी करते हैं, या हुस्न की बुनियाद पे, या माल की बुनियाद पे, या नस्ब की बुनियाद पे। लेकिन तुम मज़हब की बुनियाद पे, दीनदारी की बुनियाद पर फैसला करो। हुस्न देख के फैसला ना करो। एक और हदीस के अंदर ये ज़िक्र है कि सिर्फ हुस्न देखकर शादी का फैसला ना करो, हो सकता है वो हुस्न से मगरूर कर दे। हुँ। सिर्फ माल देखकर शादी का फैसला ना करो, हो सकता है कि वो माल उसको मगरूर कर दे। तो आपने मज़हब ये कहता है कि आप इन चीज़ों को देखें कि उसकी दीनदारी देखनी है, उसका कैरेक्टर देखना है, और उसमें सिर्फ ये नहीं देखना कि वो नमाज़ रोज़ा पढ़ती है या नहीं, उसमें ये देखना उसका अखलाक कैसा है, उसका लोगों के साथ उठना-बैठना कैसा है, सब्र कैसा है, सिला-रहमी कैसी है, माफ़ करने की हिम्मत कैसी, सलाहियत कैसी है उसमें। तो मज़हब आपको ये तरगीब देता है कि सिर्फ ईमान ना देखो, उसके बाद ये चीज़ें भी देखो। इवन नस्ब को थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ भी करना पड़े, माल को करना पड़े, हुस्न को करना पड़े, लेकिन उस कैरेक्टर को अहमियत दो। उसके बाद आपको रिलीजन एक तीसरी बात बताता है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इस बात का भी ज़िक्र किया है कि अपने जैसे लोगों में, वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, अपने हान के लोगों में शादी करो। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली प्रोफेशनल्स की फैमिली है, हुँ। आप डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, आपको पढ़े-लिखे लोगों में, प्रोफेशनल्स में ही शादी करनी चाहिए। आप ये देखें कि मैं भी डिफेंस में रहता हूँ, वो भी डिफेंस में रहते हैं, और ये ना देखें कि वो लोग जद्दी-पुश्ती सुनारे का काम करते हैं। उनके घर का कल्चर ये हो रहा है, आपके घर में रोज़ाना सुबह 8 बजे ऑफ़िस जाने के चक्कर में होते हैं। वहाँ दूर-दूर तक हर रिश्तेदार दोपहर 1 बजे तक सोता है, 2 बजे ऑफ़िस खुलते हैं, रात 2 बजे उनके काम बंद होते हैं। उनकी लैंग्वेज फ़र्क है, उनकी गुफ्त-व-चीनीत फ़र्क है, उनका मज़ाक फ़र्क है, उनका मज़ाह फ़र्क है। तो आप शादी कर दें कि हमारे जैसे, कि आप एक जैसे नहीं हैं, आपको अपने हान के लोगों में शादी करनी है। इसका मतलब है कि मुआशी तौर पर भी देखें कि कंपैटिबिलिटी हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो। समाजी तौर पर भी देखें कि कंपैटिबिलिटी हो, आप एक जैसे ख़ानदान हो। इसका मतलब है कि आप रवैयों में भी देखें कि उन लोगों का उठना-बैठना, किस किस्म के लोगों में, किस किस्म के माहौल के लोगों में, आपने बहुत कुछ ये चेक करना होता है कि वो ख़ानदान आपके ख़ानदान से कंपैटिबल है या नहीं। आज से 200-300 साल पहले लोग कहते थे जी हमने अपने अ, उसमें शादी करनी है जो आपकी ज़ात होती है। आप इस बात को समझिए कि उस वक़्त ये चल जाता था। चल क्यों जाता था कि उस वक़्त जो आपकी ज़ात थी वो आपका प्रोफ़ेशन था, ठीक है ना? जब आप से कहते थे कि आप ही जब आप बात कर रहे थे कि ना ये बंदा जाट है, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई भाई बिकी का काम करते होंगे। जब आप कहते थे कि राजपूत हैं, तो इसका मतलब है कि वो मिलिट्री रेस थी, मार्शल रेस थी, उस किस्म के कामों के अंदर, ठीक है, होते थे। ये ज़ातें थी कि ये फलाँ बंदा तेली है और फलाँ बंदा जो है वो जुलाहा है, ये ज़ातें थी। वो इसको कवर करती थी कि ज़ाहिर है अगर दोनों दर्जी हैं, हुँ। ज़ाहिर है अगर दोनों तेली हैं, तो उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी होगी। अब इस मुआशरे में उसकी जगह प्रोफ़ेशन्स आ गए हैं, ठीक है? अब वो कंपैटिबिलिटी आप इस बेस पे जो लोग ढूँढते फिरते हैं कि हम तो अराइयों में शादी करेंगे या हम तो जट्टों में शादी करते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि उस वक़्त ये चलता था। इसलिए कि यही कंपैटिबिलिटी का मयार था। अब ये कंपैटिबिलिटी का मयार नहीं है। अब आप 2 तरह के 2 जाट एक जैसे नहीं होंगे, 2 मलिक एक जैसे नहीं होंगे, 2 सैयद एक जैसे नहीं होंगे। अब आपको ये देखना है कि उन लोगों का रहन-सहन क्या है, एजुकेशन कितनी है, प्रोफ़ेशन कितना है, क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कहाँ से पढ़े हुए हैं, ठीक है? एक बंदा लाहौर में फ़ास्ट से पढ़ा हुआ है, आप उस बच्ची की शादी कर देते हैं उठा के मंडी बहाउद्दीन में एक ऐसे बंदे से, और कहते हैं नहीं जी वो भी, उसने भी एमए किया हुआ है, उस बेचारे ने मंडी बहाउद्दीन के जिस कॉलेज से पढ़ा होता है, लड़की कंपैटिबिलिटी नहीं फ़ील करती। तो आपको ये ख़ानदानी कंपैटिबिलिटी इस तरह से देखनी है।
आखिरी चीज़ आ जाती है लड़के और लड़की की ज़ाती कंपैटिबिलिटी की भी, क्योंकि सारा कुछ ठीक होने के बाद भी आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अहम होती हैं। उसके लिए मैं सबको तजवीज़ करता हूँ कि भाई सबसे पहले तो अपनी लाइफ़ मिशन स्टेटमेंट बनाओ, सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी की कोर वैल्यूज़ निकालो। जब तुम्हें अपनी कोर वैल्यूज़ पता होंगी, तो ही तुम दूसरे से पूछ सकते होगे ना कि उसकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं। इस सब मैं कोर वैल्यूज़ डिस्कस नहीं कर सकता, ये लाइफ़ मिशन स्टेटमेंट का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप लिखेंगे तो आप कागज़ पे ना 50 बातें लिख देंगे जो मुझे अहम है। मैं आपसे कहूँगा यार 50 नहीं ज़िंदगी में मिल सकती, तुम शॉर्ट लिस्ट करके 10 लिख दो। आप 10 लिख देंगे। फिर मैं आपसे कहूँगा इनमें से कोई चीज़ ऐसी होगी जो तुम्हारे लिए बेइंतहा अहम है, जो बिल्कुल डील ब्रेकर है, कि अगर वो नहीं होगी तो मैं कर ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर एक पढ़ा-लिखा लड़का है, वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल मैट्रिक पास लड़की के साथ मेरा गुज़ारा ही नहीं है। डील ब्रेकर है, मैं करूँगा ही नहीं शादी, चाहे दुनिया की बाकी हर चीज़ मिल जाए, मैं नहीं कर सकता। लड़की जो यूनिवर्सिटी से पढ़ी ना हो। अब इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें उसके लिए बहुत अहम हो गई। कुछ चीज़ें कदरे कम अहम होगी। मसलन वो कहेगा जी मुझे सैर-सपाटे का बहुत शौक है, मैं तो वीकेंड घर गुज़ार ही नहीं सकता और मेरी तो लाइफ़ की ये ख़्वाहिश है कि मुझे थोड़ा-सा मौका मिले, तो मैंने खूब घूमना-फिरना है, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसको जो ट्रैवल की शौकीन हो मेरे साथ फिरे। अब वो दूसरी लड़की है, उसका मिज़ाज ये है कि वो ट्रैवल को बिल्कुल पसंद ही नहीं करती। वो ट्रैवल को सख्त नापसंद करती है। अब झगड़ा ही होगा ना बाद में। अगर ये तुम्हारी ज़िंदगी में इतना अहम था, जब आप ज़िंदगी की 8-10 चीज़ें निकाल लेंगे, तो उनमें से 2-3 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए बहुत अहम होंगी। हो सकता है लोग हँसें। कोई कहे कि यार ट्रैवल इतनी अहम चीज़ तो नहीं है। ओ भाई आपके लिए अहम थी, सोसाइटी को नहीं समझ आती थी। कोई और बंदा है वो कहता है नहीं जी मैं तो अब देखिए ना ट्रैवल की मिसाल में एक बंदा है वो कहता है मैं इस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा कि हम बड़े की जगह छोटा घर बना लें, लेकिन हम दुनिया बहुत फिरें। लड़की कहेगी क्यों जी हम पागल हुए हैं, हम पैसा ज़ाया करें, मुझे तो बड़ा घर चाहिए। अब झगड़ा बन गया ना। आप पहले फैसला करें आपकी ज़िंदगी में 8-10 चीज़ें अहम क्या हैं। उन 8-10 चीज़ों में से फैसला करें वो 2-3 कौन-सी हैं जो डील ब्रेकर हैं। उन 2-3 को तो कॉम्प्रोमाइज़ ही ना करें। शादी से पहले ही फैसला कर लें। और बाकी पे ये माइंड बना लें कि अगर ये 2-3 अहम चीज़ें मुझ रही होंगी तो अगली लड़की की भी कोई होंगी। हमने इनको सामने रखकर एक फैमिली का स्ट्रक्चर बनाना है कि यार ये चीज़ें मेरी कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं आती, ये तुम्हारे में नहीं आती। इनको मिला के हम एक ये ज़िंदगी बनाएँगे, जो कम अहम चीज़ें हैं वो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। शादी के बाद 15-20 दिन गुज़रते हैं और वो आपको ज़िंदगी की रियलिटीज़ आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं कि आपकी पसंद नापसंद क्या है। आपको सारी ज़िंदगी रिश्ते इसी तरह निभाने हैं ना कि आपके मामू, चाचू, खाला, फूफू भी हैं, उधर भी जाना है। उनके भी रिश्तेदार हैं। अगर हालत ये हो जाएगी कि आप उनकी तरफ ज़्यादा पसंद नहीं करते होंगे, वो आपकी तरफ आना पसंद ही नहीं करते होंगे। अगर सिचुएशन ये बन जाएगी कि एक बंदा कहता है जी मेरी ज़िंदगी में धीमा मिज़ाज बड़ा अहम है और लड़की जो है वो तल्ख़-गो है। छोटी-सी बात है, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए ये आपने एक अज़ाब बना लिया। तो आप अगर फ़ैसला कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि उसके कुछ स्टैंडर्ड सेट करें। सबसे पहला स्टैंडर्ड ये है कि आपने रिलिजन में करनी है। दूसरा स्टैंडर्ड ये है कि सिर्फ़ नस्ब, माल और हुस्न पे नहीं डुल जाना बल्कि उसका किरदार, कैरेक्टर हुँ, अल्लाह उसके लिए कितना अहम है इसको देखना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि मुआशरे में कंपैटिबल फैमिली मिल जाए, जिसकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो और फिर आखिरी चीज़ ये है कि वो लड़की आपके साथ कंपैटिबल हो। ये जो मुआशरे में एक रिवाज था जो कि अब खत्म हो रहा है, बेहतर बात है कि लोगों की एक-दूसरे से मुलाकात करवाए बगैर, बात करवाए बगैर शादी करवाई जाती है। ये तो कोई मुनासिब मुनासिब चीज़ नहीं है। ज़ाहिर है इस बात को नहीं आप तरजीह देंगे कि जनाब आपने शादी करनी है तो आप पहले फ़ोन पर 2 साल आपस में गुफ्तगू करते रहें और उसके बाद फैसला करें शादी का, मैं ये बात नहीं कर रहा। लेकिन बिल्कुल अंधेरे में रखते हुए शादी नहीं होनी चाहिए। बाद में जो तलाक़ें होती हैं, बाद में जो सारी ज़िंदगी झगड़े होते हैं, उससे बहुत बेहतर है कि आप तसल्ली से बैठ के आपके लिए क्या अहम है के ऊपर एक अपनी गुफ्तगू तैयार कर लें। एक पैगाम भिजवा दें कि जी मैं उन खातून से शादी से पहले मिलकर बात फाइनल करने से पहले बात करना चाहता हूँ। उन्हें भी ये पैगाम भिजवा दें कि जी मैंने ये बात करनी है कि मेरी ज़िंदगी में क्या अहम है, क्या मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, क्या नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता। आप भी थोड़ी वर्किंग कर लें, मुझे 15 मिनट की मीटिंग चाहिए। वो 15 मिनट की मीटिंग करें, उसमें खुल के बात करें कि जनाब ये चीज़ें मेरे लिए अहम है, ये डील ब्रेकर्स हैं। इससे रिश्ता खराब होगा, इससे ठीक होगा, उसकी बुनियाद पे रिश्ता करें। यहाँ तक कि शादी के कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें लिखवाएँ, यहाँ तो एक रिवाज बना हुआ है कि बस काट दो एडिशनल को। भाई एडिशनल को क्यों काट दो? शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। दुनिया के हर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टियाँ एडिशनल बातें लिखवा सकती हैं। अगर कोई चीज़ आपके नज़दीक बहुत अहम है, तो शादी के कॉन्ट्रैक्ट के टाइम उसे डिस्कस करें। मैं अब मेरी वाइफ़ की एक सहेली है, उनके केस को जानता हूँ, उनको डिवोर्स हो गई थी और दूसरी शादी होनी थी और दूसरी शादी होनी थी फर्स्ट कज़िन से। उनकी एक बेटी भी थी।
पूरे खानदान ने अज्यूम कर लिया कि जब जानता है कि इस लड़की को तलाक हुई हुई है और इसकी एक 2 साल की बेटी है और फिर भी रिश्ता भेजा है, तो ज़ाहिर है उस बेटी को अपनी बेटी बनाकर ही रखेगा ना, डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है? एक तो लोगों ने कहा कि लड़के से और उसके खानदान से डिस्कस कर लें कि बेटी बच्ची आपके साथ ही रहेगी। उन्होंने कहा ये तो अंडरस्टूड बात है, खाला का बेटा है, साथ ही रहेगी। शादी के तीसरे दिन जब खातून ने कहा कि मैं अपनी बेटी को ले आऊँ, तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं रखनी। मैंने कब कहा कि मैं उस बेटी को भी लेके आऊँगा, मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था नाना पहले। सारी ज़िंदगी उस बच्ची को ना माँ नसीब हुई, ना बाप नसीब हुआ, नाना के साथ रहती रही। आपने पहले क्यों नहीं बात की? आपने क्यों गुड फेथ में अज़्यूम कर ली? आपको नहीं अज़्यूम करना चाहिए था। अगर आप पहले ये बात कर लेते कि ये मेरी बच्ची है, मैं तो शादी ही ना करूँ। मैं तो इस बच्ची की खातिर शादी करना चाह रही हूँ कि इसे बाप मिल जाए और तू फर्स्ट कज़न है, मुझे उम्मीद हुई है कि तू बाप बन के दिखाएगा, मैं इसकी वज़ह से शादी कर रही हूँ। इतनी बड़ी बात आपने डिस्कस नहीं की, अगले ने कहा मैं तो बाप हुई नहीं। किधर गया सारा मामला? चीज़ें पहले डिस्कस करनी चाहिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेना चाहिए। निकाहनामे में ये बात लिखनी चाहिए थी कि इन खातून की एक बेटी है और इन साहब ने ये ज़िम्मेदारी ली है कि मैं बाप की तरह इनको रखूँगा, सारी ज़िंदगी पालूँगा, नाम नफ़्का दूँगा, हमारे घर में रहेगी, क्यों नहीं लिखी? ये बातें जब आप नहीं करते तो बाद में मसाइल होते हैं। तो ये पूरी पिक्चर है। मैं तो लोगों से कहता हूँ अगर कोई मेरा जानने वाला हो, उन्होंने शादियाँ करनी है, मैं कहूँगा भाई आ जाओ आधे घंटे के लिए। मैं तुम्हें बैठ के अभी तुम्हारी लाइफ़ मिशन स्टेटमेंट बनवा के अभी बता देता हूँ तुम कंपैटिबल हो या नहीं। साइकोलॉजिकल टेस्ट इतनी तरह के अवेलेबल हैं, ऑनलाइन जाएँ, गूगल पे सर्च करें, पर्सनैलिटी टेस्ट ही ढूँढ लें कि एमबीटीआई क्या है और बिग 5 क्या है। वो टेस्ट करके देख लें, उनके रिज़ल्ट ही मैच करके देख लें, आपको पता चल जाएगा ये मियाँ बीवी एक-दूसरे के साथ चल सकते हैं या नहीं। बड़ी साइकोलॉजी ने तरक्की कर ली है कि सब कुछ हो सकता है। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपना आइडियल ढूँढें। आप लोग कहें जी हमने तो जी हर रिश्ते से इनकार किए जा रहे हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं थी। नहीं, इस पे प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पे भी हदीस है कि जब कोई अच्छा रिश्ता आए, तो शादी कर दी जाए वरना ज़मीन में फ़साद होगा। मैं आइडियल ढूँढने की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि जो आपके लिए बहुत अहम 1-2 बातें हैं, वो अगले को बता दें, अगले की बहुत अहम 1-2 सुन लें। अगर लगे कि बिल्कुल कोई क्लैश हो रहा है तो ना करें और अगर कंपैटिबिलिटी नज़र आती है, तो फिर उस पार्टी को ज़रूर लेकर चलें, जल्दी करिए। हाँ, हमें बिल्कुल ये एक चीज़ समझ आ गई। हाँ। लेकिन इसमें क्योंकि जिस तरह आजकल के नौजवानों को शऊर आ रहा है, जब वो स्टैंड लेते हैं किसी चीज़ पे, तो अगर एक ही आर्गुमेंट आता है कि हम बड़े हैं, हमने दुनिया देखी है, हमें ज़्यादा पता है। यार ये जब तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से आ रहा है। ये तो अज़र भी करता था, तुम्हें क्या पता? हुँ, ये तो जो भी आज तक हक लेकर आया है, उसको यही कहा जाता है कि जी बाप-दादा यही करते रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता, हम ज़्यादा जानते हैं। इसका सिवाय इसके कोई जवाब नहीं है कि इज़्ज़त से बात करें, लेकिन जो सच है वो सच है, जो ठीक है वो ठीक है। किसी ना किसी को स्टैंड लेके मुआशरे की गलत रीतों को बदलना ही पड़ेगा, अगर आप में हिम्मत नहीं है। वो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में प्रोफेसर होते थे, वो एक शेर बड़ा सुनाया करते थे। वो कहते थे तुम में हिम्मत है ज़माने से बगावत कर दो, वरना माँ-बाप जहाँ कहते हैं शादी करो। ठीक है? अगर आप में हिम्मत नहीं है तो फिर भुगतें जो पिछली नस्लें भुगतती आ रही हैं, आप ही भुगतें। अदरवाइज़ आपको खड़ा होना पड़ेगा और इसके अलावा कोई हल नहीं कि पूरे सुकून से बैठकर इज़्ज़त के साथ ये बता दें कि ये मेरी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी के फैसले मैंने करने हैं और आई एम सॉरी मैं ये सारी चीज़ें देखे बगैर नहीं करूँगा शादी। और कोई हल नहीं है इसका।